बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन एंड द डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्कस कर रहे हैं, क्लास 10 का यानी मैट्रिक पार्ट 2 का 9 चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को ये ग्राफ बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ एंड आप लोगों ने कोई क्वेश्चंस भी नहीं पूछे हैं इसके हवाले से, सो इट मींस आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ चुका है। देन हम लोगों ने रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पढ़ा है कि वो क्या होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं डिटेल में, और मैं आपको यहाँ से ही बता चुकी हूँ कि आपने कौन कौन सी चीज़ें, अगर आपको डिफरेंट डेफिनेशंस आती हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो अब उन्होंने कैसे सॉल्व करना है और कैसे लिखना है। ठीक है, फिर हमने ये एग्जाम्पल की थी और मैंने आपको ये एक क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए। होप सो आप लोगों ने ये कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया होगा। ओके, अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं बेसिकली कि लॉ ऑफ मास एक्शन है क्या। केमिस्ट जनरली एक्सप्रेस द कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है, हमारे पास जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है, जो इक्विलिब्रियम स्टेट पे आता है, यानी ये कि जब हमारे पास पूरा रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच जाता है, तो उस वक्त उस मिक्सचर के अंदर क्या कंपोजिशन होती है, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट क्या क्या होती है। कंपोजिशन का मतलब होता है अमाउंट। ठीक है, और जब ये हम अमाउंट न्यूमेरिकल वैल्यूज में, मतलब लाइक सपोज हम ये कह सकें कि भाई 50 ग्राम हमारे पास NaCl इस वक्त रिएक्शन मिक्सचर में, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में मौजूद है। ठीक है, तो हम जो है इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जनरली हम लोग केमिस्ट्स जो हैं, मतलब लाइक जो कि केमिस्ट्री में केमिकल्स के साथ और डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के साथ डील करते हैं, वो जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर होता है उसकी कंपोजिशन को, उसकी अमाउंट को यूं न्यूमेरिकल वैल्यूज में ही एक्सप्लेन करते हैं। ये जो वैल्यूज होती हैं ये रिलेट करती हैं टू द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट्स टू द रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम। अब हम लोग ये ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि दैट जो प्रोडक्ट है वो इतनी बनी है अगेंस्ट इतने रिएक्टेंट्स। ठीक है, एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट द इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, दीज वैल्यूज कैन बी डिटरमाइंड बाय अ रिलेशनशिप नोन एज लॉ ऑफ मास एक्शन। अब क्या है यहाँ पर ये बता रहे हैं आपको कि दैट हम लोग जो है ये जो वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, ये जो वैल्यूज कंसिडर करते हैं किसी भी इक्विलिब्रियम मिक्सचर में रिएक्टेंट्स की एंड प्रोडक्ट्स की, ठीक है, वो एक दूसरे के कंपैरिजन में कितनी मौजूद हैं इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। ठीक है, वो हम एक्सप्लेन करते हैं थ्रू द लॉ ऑफ मास एक्शन। जनरली आपको ये सारा फसाना ना याद करने की जरूरत है, ना इसको बहुत ज़्यादा जो है इसकी हाइप क्रिएट करने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर हम लोग किन को डिस्कस करते हैं। हम लोग इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं। अगर आपने पिछला टॉपिक पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों मौजूद होते हैं। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, तो आपको ये पता होगा कि सिंपली कि हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या डिस्कस करेंगे, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स यानी इक्विलिब्रियम मिक्सचर की कंपोजिशन, उसकी अमाउंट को न्यूमेरिकल वैल्यूज में एक्सप्रेस करेंगे। अच्छा, अब ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ये प्रपोज किया गया था इन 1864। इसको हाईलाइट कर लें ताकि आपको एमसीक्यूज में हेल्प आउट करे। बाय CM गुडबर्ग एंड P वेग, इसको भी हाईलाइट करें, ये भी आपको जो है हेल्प आउट करेगा इन द MCQs, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में भी या लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको ये नाम जरूर याद होने चाहिए। अच्छा, now let us come towards the statement of the law of mass action। ये एक important statement है, लिहाजा ये आपको याद होनी चाहिए और आपको समझ भी आनी चाहिए। मैं इसको वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करूंगी। It states that the rate at which a substance reacts, यानी वो स्पीड, रेट क्या है, वो स्पीड जिसमें एक सब्सटेंस रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब देखिए इन्हें सब्सटेंस को हाईलाइट नहीं किया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम चूंकि रिएक्शन मिक्सचर की बात कर रहे हैं, तो सब्सटेंस में क्या हो सकता है, या तो वो प्रोडक्ट हो सकता है या फिर वो रिएक्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में से कोई एक सब्सटेंस, ठीक है, जिस स्पीड से वो रिएक्ट करता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। वो डिपेंड करता है उसके एक्टिव मास पे। ठीक है, देखिए कोई भी एक
मटेरियल इतनी अमाउंट में सपोज प्रेजेंट है विद इन अ रिएक्शन मिक्सचर, ठीक है, इतना एक क्यूब की फॉर्म में। अब ये पूरा क्या है, ये सपोज 2 ग्राम का एक मास है इस बॉक्स का, इस पूरे स्क्वायर का। लेकिन क्या होगा कि सिर्फ जो आउटर सरफेस है सपोज वही एक्सपोज्ड है इस वक्त, और वही जो है वो रिएक्ट कर रही है, क्योंकि अंदर वाला इस क्यूब के अंदर वाला जो पोर्शन है वो तो एक्सपोज्ड ही नहीं है ना, जो बिल्कुल अंदर वाला है, ठीक है। तो क्या है कि इस जो सब्सटेंस है इसका एक्टिव मास क्या होगा, वो कम होगा, टोटल 2 ग्राम नहीं होगा, वो हमारे पास 1 ग्राम हो सकता है या 0.5 ग्राम हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो पूरा का पूरा मटेरियल है वो रिएक्शन के लिए एक्सपोज नहीं है। तो इन शॉर्ट एक्टिव मास का मतलब ये होता है वो मास जो कि एक्टिवली इन्वॉल्व होता है इन द रिएक्शन। आप जितना बड़ा देखें, आप एक नमक का ना एक बहुत मोटा सा एक राउंड सा क्या कहते हैं उसको, वैसे तो नमक पाउडर फॉर्म में होता है ना, आप उसको डालेंगे फौरन से डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर आप उसका वो जो राउंड सी बॉल सी बन जाती है नमक के अंदर, अगर वो आप उठा के डालते हैं विद इन योर वाटर, तो उसको रिएक्ट करने में, उसको डिसॉल्व होने में टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि उसका जो है वो पूरा का पूरा जो नमक की बॉल थी वो रिएक्ट नहीं करती है एट अ टाइम, बल्कि सिर्फ और सिर्फ बाहर वाला जो पोर्शन है वो रिएक्ट करता है। जब वो रिएक्ट करके जो है वो पानी के साथ मिल जाता है, फिर जो नीचे वाली लेयर होती है वो रिएक्ट करती है, आहिस्ता 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 सारा मैस यूज हो जाता है, ठीक है। तो एक्टिव मैस का मतलब होता है किसी भी अमाउंट का वो मैस जो कि एक्टिवली इन्वॉल्व है इन द रिएक्शन, ठीक है। तो हम ये क्या कह रहे हैं कि जो वो स्पीड जिससे एक सब्सटेंस रिएक्ट करता है वो हमेशा डिपेंड करता है उसके एक्टिव मास पे। अगर उसका एक्टिव मास ज्यादा है, यानी उसका वो मास ज्यादा है जो कि एक्टिवली इन्वॉल्व है इन द रिएक्शन, तो वो पूरा का पूरा सब्सटेंस बहुत जल्दी रिएक्ट करके खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर उसका एक्टिव मास कम है तो वो सब्सटेंस पूरा का पूरा बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। होप सो आपको ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्लियर हो गई है, ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आ जाते हैं। द रेट एट विच द रिएक्शन प्रोसीड्स, अब वो रेट यानी वो स्पीड जिससे एक रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, यानी ए और बी जो रिएक्टेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके होप सो आपको मेरा बोला हुआ समझ आ रहा है, एंड ये राइटिंग जो कि थोड़ी मेरे में मुश्किल हो रही है माउस के साथ, तो वो आपको ज्यादा बॉदर नहीं करेगी, ठीक है। ए और बी जो रिएक्टेंट्स हैं वो किस स्पीड से एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके रिएक्शन को प्रोसीड कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है। रिएक्शन तो वही होता है ना जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, वो एक रिएक्शन होगा। अब क्या होगा कि वो रिएक्शन, वो रेट यानी वो स्पीड जिससे एक रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, यानी कितनी जल्दी जल्दी वो रिएक्शन हो रहा है, वो डिपेंड करेगा कि उस जो रिएक्शन है उसके अंदर जो रिएक्टेंट्स हैं, उस पर्टिकुलर रिएक्शन के जो रिएक्टेंट्स हैं वो कितनी जल्दी एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी ये कि उनका जो एक्टिव मास है वो कितना है। एक्टिव मास का क्या मतलब है, वो मास जो कि एक दूसरे के साथ जल्दी जल्दी रिएक्ट करता है। तो जितना ज्यादा मास, सपोज एक रिएक्शन में 5 ग्राम जो है मास एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, और उसी उन्हीं रिएक्टेंट्स का दूसरे रिएक्शन में 10 ग्राम एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये 10 ग्राम वाला रिएक्शन इसकी रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये एक्टिव मास जो है यहाँ पर दोनों का रिएक्टेंट्स का वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस एक्टिव मास। होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो इन शॉर्ट हमने पहले उन्होंने सिर्फ एक सब्सटेंस की बात की कि द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके अपने एक्टिव मास पे, और अगर हम पूरे रिएक्शन की बात कर लें तो वो रेट जिससे एक रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है वो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर रिएक्शन के रिएक्टेंट्स के एक्टिव मास के ऊपर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक्टिव मास को हम लोग क्या कहते हैं। एक्टिव मास बेसिकली रिप्रेजेंट करता है concentration of the reactants and the products in moles per dm cube for a dilute solution, not concentrated solution, ठीक है, and it is expressed in terms of square bracket। मैं यूं इसको लिखूंगी कि दैट सपोज मेरे पास एक रिएक्टेंट A है, उसका एक्टिव मास 2 ग्राम है, सॉरी 2 मोल्स पर डीएम क्यूब है। देखिए यहाँ पर ग्राम नहीं आएगा, अब 2 मोल्स पर डीएम क्यूब है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी। होप सो आपको ये
क्लियर हो चुका है। ओके, अब हम कंसिडर कर लेते हैं हाइपोथेटिकल रिएक्शन, यानी एक खुद से बनाया हुआ रिएक्शन in which A moles of A react with B moles of B, ठीक है, to form C moles of C and D moles of D, ठीक है, at equilibrium। ये जो आपको एरो दिखाई दे रहा है, डबल हेडेड एरो, ये शो कर रहा है कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन, हमने कहा था कि रिएक्शन जिस रेट से प्रोसीड करेगा, ठीक है, तो हमारे पास जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है तो दो तरह के रिएक्शन होते हैं। एक होता है फॉरवर्ड रिएक्शन जिसमें ओरिजिनल रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, और दूसरा होता है रिवर्स रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं और दोबारा से हमारे पास ओरिजिनल रिएक्टेंट्स बनाते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस रिएक्शन के रिएक्टेंट्स पे, ठीक है। तो इस रिएक्शन के रिएक्टेंट्स कौन से हैं, ए और बी, और दोनों ही क्या है, अपने नंबर ऑफ मोल्स को जो है वो उनकी पावर बनाई गई है, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यहाँ से हटाते हैं तो हम इज इक्वल टू डालेंगे और एक कांस्टेंट डालेंगे के एफ इज बेसिकली द कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। एफ जो है वो इंडिकेट कर रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन को, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए आ गया रेट। अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन। तो रिवर्स रिएक्शन कौन सा होगा, रिवर्स रिएक्शन वो होगा जिसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, रिएक्टेंट्स बनाते हैं। तो रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, मैं लिख के दिखाती हूँ आपको। C moles of C react with D moles of D to form A moles of A and B moles of B, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इस रिएक्शन में, ये जो रिवर्स रिएक्शन है, इसमें रिएक्टेंट्स कौन से हैं, इसमें रिएक्टेंट्स हैं C और D, ठीक है। और हमने ऊपर पढ़ा था कि रेट एट विच अ रिएक्शन प्रोसीड्स विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स, उस पर्टिकुलर रिएक्शन के रिएक्टेंट्स पे। तो यहाँ पर क्या होगा कि रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन वो डिपेंड करेगा C और D के ऊपर। अगेन हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लग जाएगा, और यहाँ पर कांस्टेंट है KR जो है वो इंडिकेट करता है रिवर्स रिएक्शन को। होप सो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो चुकी है और लॉ ऑफ मास एक्शन का ये भी पता चल गया। ओके, नाउ यहाँ पे आपको बताया गया कि यहाँ पर KF एंड KR जो हैं वो क्या है, रेट कांस्टेंट्स हैं फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन के लिए रेस्पेक्टिवली। अच्छा, एट इक्विलिब्रियम स्टेट की हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कि वहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो इक्वल हो जाता है टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जगह हम उसकी ये इक्वेशन लिख देंगे, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की जगह हम उसकी ये इक्वेशन लिख देंगे। तो KF वाली टर्मिनोलॉजी इज इक्वल टू KR वाली पूरी टर्मिनोलॉजी, ठीक है। अब अगर हम इनको रीअरेंज करते हैं इस पूरी इक्वेशन को, लेट मी इरेज ऑल ऑफ इट, बहुत ज्यादा मैसी हो जाएगा नहीं तो। ओके, नाउ अब अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं और हम जो वो हैं कांस्टेंट्स हैं उनको एक तरफ ले लेते हैं और जो हमारे पास कंसंट्रेशंस हैं या कंपोजिशंस हैं उनको एक तरफ ले लेते हैं, देन इक्वेशन बिकम्स KF ओवर KR इज इक्वल टू कंपोजिशंस। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो प्रोडक्ट है उसकी कंपोजिशन ऊपर आ रही है, जो प्रोडक्ट है उसकी कंपोजिशन क्या है, ऊपर आ रही है, और जो रिएक्टेंट है उसकी कंपोजिशन नीचे आ रही है, ठीक है। अब ये जो KF ओवर KR है ये एक और कांस्टेंट के इक्वल है, ठीक है। ये चूंकि दोनों कांस्टेंट वैल्यूज है ना, सपोज KF की वैल्यू 2 है, KR की वैल्यू जो है वो 4 है, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, 1/2 बन जाएगी सपोज, मतलब लाइक ये देख लेना कि ये वैल्यू क्या है, हर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट रहेगी,
1/2 1/2 1/2 1/2, सपोज, ठीक है। अपनी अपनी हर रिएक्शन के अपना के एफ और के आर वैल्यू होगी, तो ये कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगी और ये एक कांस्टेंट के सी के इक्वल हो जाएगी ये वैल्यू, जिसको कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। और ये जो अबव एक्सप्रेशन बन जाता है इस रिएक्शन के थ्रू, ठीक है, दैट के सी इज इक्वल टू दिस, तो वो क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। समटाइम्स आपको एक रिएक्शन दे दिया जाएगा यूं, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन, और आपको कहा जाएगा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखें, तो आपने सिंपली क्या लिखना है, के सी इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स और जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशंस को आपने ऐसे लिख लेना है, ठीक है। अगेन जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, हमने ऊपर ये दिखा था कि स्क्वायर ब्रैकेट्स किसको इंडिकेट करते हैं, एक्टिव मासेस को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, या कंसंट्रेशन को। The square brackets indicate the concentration of the chemical species at equilibrium in moles per dm cube. आप दोबारा से आगे लिख सकते हैं कि for a dilute solution, ठीक है। Thus the equilibrium constant expression for any reaction can be written from its balanced equation. देखिए आपको कोई भी बैलेंस्ड इक्वेशन दी गई होगी, आप इससे केसी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, या हम आगे प्रैक्टिस करके देखेंगे अभी। कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज टेकन इन द न्यूमरेटर। प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन आप कहाँ लेंगे, न्यूमरेटर में लेंगे, और जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है आप वो क्या लेंगे, डिनोमिनेटर में लेंगे, ठीक है। अब जो के सी के अंदर हमने अभी देखा था कि के एफ के अंदर एफ जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन को इंडिकेट करता है, के आर के अंदर आर जो है वो रिवर्स रिएक्शन को इंडिकेट करता है, तो के सी के अंदर जो सी है वो मोलर कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन करता है एट इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। होप सो ये समझ आ गया। अच्छा, अब देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की आपको यहाँ पर इस जो पैराग्राफ है इसमें डेफिनेशन दी गई है, ऊपर उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है कि केसी एक्सप्रेशन के अंदर न्यूमरेटर में कौन सी चीज लिखी हुई है, डिनोमिनेटर में कौन सी चीज लिखी हुई है, स्क्वायर ब्रैकेट्स किस चीज को इंडिकेट कर रही हैं, जो ये है के सी के अंदर जो सबस्क्रिप्ट सी है वो किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, के सी खुद के एफ और के आर के इक्वल है, ये सब चीजें एक्सप्लेन हुई हैं। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक डेफिनेशन दी गई है, ये डेफिनेशन आपने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेनी है कि दैट इट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट, यहाँ पर प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, इट्स द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। यहाँ पे देखिए जो कंसंट्रेशन है उनके बीच कोई साइन नहीं है ना, और मैथ्स का ये रूल है कि जब दो ब्रैकेट्स के बीच कोई साइन ना हो तो इट मींस दे आर टू बी मल्टीप्लाइड, यानी 2 लिखा हुआ है और 3 लिखा हुआ है, ठीक है, और उनके बीच कोई भी जो है वो साइन नहीं है, तो इट मींस इट इज द प्रोडक्ट, 2 3 6। तो उन्होंने यही लिखा है कि दैट जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इट इज द रेशियो है ना, क्योंकि न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है, हमारे पास यहाँ पे डिवीजन का साइन है, इट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट, ये देखिए, ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। यहाँ पे ये भी प्रोडक्ट में आ रहा है ना, ये भी दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं इनकी कंसंट्रेशंस, ठीक है। अच्छा, ईच रेज टू द पावर इक्वल टू द कोफिशिएंट इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये जो पीछे लिखा होता है ना, जैसे ए का ए, बी का बी, ठीक है, तो ये क्या है, ये बेसिकली इसका कोफिशिएंट है, जैसे आपको लिखा होता है 2HCl, ठीक है, एक रिएक्शन के अंदर सपोज, और वो आगे कुछ पर्टिकुलर चीजें बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर HCl क्या है, यहाँ पर वो रिएक्टेंट है, ठीक है, और जो 2 है वो उसका कोफिशिएंट है जो कि इंडिकेट करता है उसके नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि रिएक्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने इसको लिखना है इन केसी एक्सप्रेशन, तो ये क्या आ जाएगा, ये चूंकि रिएक्टेंट है तो नीचे आएगा ना, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे HCl, और जो इसका कोफिशिएंट था वो हम क्या बना देंगे, इसकी पावर, क्लियर, ठीक है। तो ईच रेज टू द पावर ऑफ इट्स कोफिशिएंट इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो जो कोफिशिएंट था बैलेंस केमिकल इक्वेशन में वो अब क्या हो गया, पावर हो गया, ठीक है। Kc is independent of the initial concentration of the reactants but depends upon temperature.
Kc क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है, उसके अलावा किसी और चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। होप सो आपको लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन भी मैंने पूरी क्लियर कर दी होगी, ये डेरिवेशन भी आपको पूरी क्लियर कर दी होगी कि कैसे डिराइव होती है पूरी इक्वेशन, और साथ में आपको ये भी क्लियर कर दिया होगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या है और क्यों है ये डेफिनेशन, ठीक है। होप सो यहां तक हम क्लियर हैं। देखिए यहां पर सी आपको ना यहाँ पर दिखाया गया कंसंट्रेशन ऑफ द विच स्पीशीज आर टेकन इन द न्यूमरेटर केसी एक्सप्रेशन। तो न्यूमरेटर में हमेशा कौन से होगा केसी एक्सप्रेशन के अंदर, हमने अभी डिस्कस किया था प्रोडक्ट्स, मतलब ऊपर कौन से होंगे, हमेशा प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। वेयर आर द कोफिशिएंट्स ऑफ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन शोन इन द केसी एक्सप्रेशन। केसी एक्सप्रेशन के अंदर हम कोफिशिएंट्स को कहाँ लिख देते हैं, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर कोफिशिएंट्स लिखे होते हैं वो हम कहाँ लिख देते हैं, पावर की फॉर्म में, ठीक है। तो होप सो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। अच्छा, अब आपको यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है, ने कहा है कि दैट कोल कैन बी कन्वर्टेड टू द गैसियस फ्यूल एज मीथेन, ठीक है। कोल रिएक्ट्स विद हॉट स्टीम टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, दीज गैसेस फर्दर रिएक्ट टू गिव द मीथेन, ठीक है। मीथेन क्या है, CH4 है, जो कि आपकी नेचुरल गैस के अंदर, यानी वो गैस जो कि आपके चूल्हों वगैरह में आती है उसके अंदर पहले से मौजूद होती है, ठीक है। तो उसके पूरा मेथड इन्होंने बताया है। अच्छा, अब देखिए पहले क्या होता है, जो प्योर कार्बन होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। ये जो ब्रैकेट में G लिखा हुआ है इसका मतलब होता है गैस। अब यहाँ पे देखिए C के साथ S लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कोल क्या था, सॉलिड फॉर्म में था। अच्छा, अब इन द नेक्स्ट रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करता है हाइड्रोजन गैस के साथ। अब यहाँ देखिए कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यूज हुए, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यूज हुए। यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट है ये, ठीक है। ये फॉर्म कर देता है मीथेन को और साथ में वाटर को, ठीक है, और दोनों गैस की फॉर्म में प्रोड्यूसर है। अभी तक आप देख रहे हैं कि आपको ये दोनों रिएक्शंस क्या हैं, सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शंस दिए गए हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस दिए गए हैं। और जो केसी एक्सप्रेशन होता है बच्चों, वो हमेशा एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या यू कैन से एक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए होता है। अगर आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, जिस तरह ये दो रिएक्शंस दिए गए, तो आप इनके लिए केसी एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते। समटाइम्स आपको टीचर ट्रिक कर सकता है कि आपको जो है वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस दे इस तरह के, और आपको क्या केसी एक्सप्रेशन लिखो, आप जल्दी जल्दी में कि भाई हमें तो केसी एक्सप्रेशन लिखना आता है, सिर्फ प्रोडक्ट्स ऊपर लिखो, रिएक्टेंट्स को नीचे लिखो, आप जल्दी जल्दी कर लोगे। लेकिन आप पहली चीज चेक करना भूल जाते हो कि दैट जो रिएक्शन दिया गया है वो रिवर्सिबल है भी या नहीं है, वो इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन है भी या नहीं है, ठीक है। तो पहले ये चेक करना है। अब हम थर्ड रिएक्शन की तरफ आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर पहले से ही जो इसकी ब्रैकेट है वो इंडिकेट कर रही है कि दैट ये वाला जो रिएक्शन है वो क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो हम इस रिएक्शन के लिए केसी एक्सप्रेशन अपना लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करके मीथेन गैस फॉर्म करे और इसके साथ साथ वाटर फॉर्म करे। अच्छा, नीचे देखिए बगैर जो है हम इसको सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे, ठीक है। पूरा फसाना जब आपने समझा हो ना, तो पहले अपने आप को टेस्ट किया करें, ठीक है, और फिर उसको उस चीज को क्रॉस चेक किया करें कि आपने सही किया है या नहीं किया। सिंपली जब हमें इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखने के लिए कहा जाता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली केसी लिख देंगे, ठीक है। और हमें पता होना चाहिए कि हमने ऊपर न्यूमरेटर में क्या लिखनी है, प्रोडक्ट्स लिखनी है। तो प्रोडक्ट में आपके पास क्या है, पहले मीथेन, और प्रोडक्ट्स लिखनी है ब्रैकेट में CH4। अच्छा, कुछ लोग पता है क्या करते हैं, कुछ लोगों ने कर देना है इसको ब्रैकेट में अलग से कार्बन और फिर ब्रैकेट में अलग से H और H को ऊपर 4 लिख देना है। क्यों भाई, देखो प्लस का साइन यहाँ पे है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक ही कंपाउंड है, इसको आपने पूरा एक ही लिखना है। और जो कोफिशिएंट होता है बच्चे, वो हमेशा पीछे आता है। अगर यहाँ पे 2CH4 लिखा होता ना, तो फिर मैं इस 2 को ऐसा पावर ऊपर डालती, ठीक है। अभी CH4 के पीछे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब इसकी कोई भी पावर नहीं है। और पूरे कंपाउंड को आपने इकट्ठे लिखना है, आपने कार्बन और हाइड्रोजन को अलग अलग नहीं लिखना। अब देखो ये पूरा CH4 है, यानी एक कंपाउंड है जिसके अंदर एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है,
ओके अच्छा, अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स प्लस। प्लस के बजाय हमने क्या, मल्टीप्लिकेशन, यानी ये कि कोई भी साइन हम नहीं डालेंगे, दूसरी ब्रैकेट डालेंगे, दूसरे कंपाउंड की तरफ आ जाते हैं, दैट इज वाटर H2O। अगेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं लिखना, और ये जो H है वो पावर में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट कोफिशिएंट, ये सिर्फ इंडिकेट कर रहा है उसके नंबर को। अच्छा देखिए, H2O के पीछे अगेन कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ, तो H2O की भी कोई पावर नहीं है। प्रोडक्ट्स खत्म हो गए, इसका मतलब न्यूमरेटर में लिखने वाली हमारी टर्मिनोलॉजीज खत्म हो गई। अब आ जाते हैं डिनोमिनेटर की तरफ। डिनोमिनेटर में हमने क्या लिखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो आके पहले लिख लेते हैं फर्स्ट इसको, ठीक है। और ये जी भी आपने नहीं लिखना, ये जी क्या है, ये सिर्फ ये बता रहे हैं गैस फॉर्म में कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अगेन इसके पीछे कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ, तो इसकी कोई पावर नहीं होगी। अब यहाँ पे आ जाते हैं 3H2। कुछ लोगों ने ये भी लिख देना है, इसको ब्रैकेट के अंदर ही जो है वो 3H2 लिख देना है। बच्चे जब ये जो इंग्लिश अल्फाबेट है ना, इसी से डिफरेंट कंपाउंड्स के नेम बनते हैं। अगर इसके पीछे कोई नंबर लिखा हुआ है ना, ठीक है, पूरा बड़ा करके नंबर, ये देखिए, अब आप कहेंगे कि ये H2 भी तो नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये जो H2 है, या आप ये भी कह सकते हैं कि देखिए इस ऑक्सीजन के पीछे भी तो ये 2 लिखा हुआ है, लेकिन देखिए यहाँ पर ये 2 क्या है, सबस्क्रिप्ट में आ रहा है, छोटा है। इसका मतलब ये है कि ये इंडिकेट हो रहा है कि ये नंबर ऑफ एटम्स को इंडिकेट कर रहा है। इट इज नॉट नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये वो नहीं है, कोफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो 3 क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट है। तो 3 को हम अलग से देखेंगे, डील करेंगे, ठीक है। और जो पूरा हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट है H2, हम उसको देखेंगे। तो H2 ब्रैकेट के अंदर आएगा, ठीक है। और अब क्या यहाँ पर कोफिशिएंट था ना 3, तो हम 3 को एज अ पावर लिख देंगे। सो दिस इज योर केसी एक्सप्रेशन, जिसमें आपने क्या किया, जो प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स थी, यानी जो प्रोडक्ट्स की मल्टीप्लिकेशन थी वो ऊपर लिखी है, और जो रिएक्टेंट्स है उनको नीचे लिखा है, और हर एक को उसके कोफिशिएंट के इक्वल लिखा है। कोफिशिएंट मतलब उसका ना पावर में लिख दिया। तो नीचे यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखिए CH4, ऊपर हमने CH4 भी लिखा, H2O भी लिखा, यानी प्रोडक्ट्स ऊपर आ गए इस रिएक्शन की, ठीक है। एंड देन कार्बन मोनोऑक्साइड नीचे आ गया, एंड हाइड्रोजन आ गया। और देखिए 3 को एज अ पावर यूज किया, क्योंकि 3 जो है वो क्या था, यहाँ पर कोफिशिएंट की फॉर्म में था, नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में था। होप सो आपको यहाँ तक ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि डैडी, ये जो आपकी सेल्फ असेसमेंट 9.2 है, इसको कम्प्लीटली सॉल्व करना है, और आपने जो है वो कमेंट्स में मुझे इसके आंसर्स देने हैं, ताकि मैं आप लोगों के आंसर्स चेक करूं, और फिर मैं आप लोगों की जो गलतियां होंगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करूं। ओके, होप सो ये आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक में जब हम यूनिट्स डिस्कस करेंगे तो ही हम कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम और वेज टू रिकॉग्नाइज इक्विलिब्रियम भी स्टडी कर लेंगे, ठीक है।